नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और न्यूज रूम लाइव में आज हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में यहां वुमेन कमीशन होना कितना जरूरी है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, अगर उसको अपनी कार्यवाही को लेकर सुनवाई करवानी है तो कहां पर जाना है, किस तरह से काम होना चाहिए, महिलाओं के अधिकारों को लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है, आज इसी पर बात करेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर यहां आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश तो इसे बना दिया गया, लेकिन क्या महिला आयोग की जरूरत है या नहीं, वुमेन कमीशन कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से वो बनना चाहिए। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर हम समझें कि महिलाओं के अधिकार क्या हैं, तो समान वेतन का अधिकार महिलाओं के पास है, ऑफिस में हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार महिलाओं के पास है, नाम ना छापने का अधिकार है, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार है, मातृत्व संबंधी लाभ से अधिकार है, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार उनके पास है, मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार है, रात में गिरफ्तार ना होने का अधिकार है, गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार है, संपत्ति पर भी अधिकार है, और भी कई ऐसे अधिकार हैं जो महिलाओं के पास है। लेकिन अगर उनके अधिकारों की सुनवाई नहीं हो रही है, उनका अधिकार उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो वो कहां पर जाकर शिकायत करा सकती हैं, विमेन कमीशन होना कितना जरूरी है, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट सुप्रिया चौहान इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया, आप ही से जानना चाहेंगे, महिलाओं को लेकर बात तो बहुत बड़ी बड़ी सामने आती है, बहुत बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन क्या लगता है कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर आज भी कितना काम करने की जरूरत है? और अगर सबसे पहले हम विमेन कमीशन की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर विमेन कमीशन बनना कितना जरूरी है? आशा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने चूज किया है। विमेन कमीशन। आप देखें, जो एक औरत है ना, वो हेजिटेंट रहती है कि मैं पुलिस स्टेशन कैसे जाऊं। रादर विमेन सेल भी नहीं जाना चाहती है, बिकॉज अगर वहां एक लेडी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो क्या, उसके अलावा जो बाकी हैं वो सारे आदमी हैं। आप देखेंगे मुंशी होगा, बाकी कांस्टेबल्स होंगे, तो वो एक उसको एक कंफर्ट जोन रहती है विमेन कमीशन जाने का, क्योंकि विमेन कमीशन के पास इक्विवेलेंट इन्वेस्टिगेशन पावर्स हैं। उनके पास वो एक कंप्लेंट को दर्ज भी कर सकते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट भी करा सकते हैं, सो मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं और उसको आगे उसमें और तफ्तीश करवा सकते हैं। लेकिन आप देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 2018 से यहाँ पर डिफंक्ट है विमेन कमीशन। मुझे लगता है 17 रादर। नाइमा महजूर मैडम चेयरपर्सन थी, हमारी डॉक्टर कविता सूरी थी, मेंबर थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसके एक पार्ट थे। लेकिन और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने काम किया हुआ है। मैंने देखा कि औरतों के जो मसले हैं, मसाइल हैं, हल होते थे। मतलब लोग इतने खुश रहते थे, औरतें इतनी खुश रहती थी कि चलो हमें लेडीज हैं जो हमारी बात सुनती हैं, कंफर्ट जोन में है। लेकिन अब आप देखें, चलो मैं मानती हूँ डिफंक्ट हो गई। अब 2019 के बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को एक कमीशन बनानी है। आप देखेंगे पिछले साल भी फरवरी में बात हुई, कमीशन सेक्रेटरी बात करती हैं कि भाई वी दे हैव अप्रूव्ड विमेन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन वो अप्रूवल आज मई 23 आ गया। आपने पिछले फरवरी 22 में बात की थी, अप्रूवल किया, ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, किताबों में चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। मुझे लगता है इट शुड हैव बीन इन प्लेस सुप्रिया, मोमेंट इट हैड बीन अप्रूव्ड। जी कितनी जी। राहत महिलाओं को मिलेगी अगर विमेन कमीशन यहां पर बनता है, उसका गठन किया जाता है, एक प्रॉपर तरीके से टीम होती है? आशा जी, बहुत बड़ी राहत है। आपको कह रही हूँ ना मैं, एक कंफर्ट जोन है, पुलिस स्टेशन नहीं जाना। वहां का एक वो जो स्टिग्मेटिक एक पुलिस स्टेशन का जो एनवायरनमेंट है, उस लेडी को वो नहीं बर्दाश्त करना है। बड़े कूल तरीके से वहां जो उनकी वर्कर्स होती हैं, जो मेंबर्स हैं, इवन जो कमीशन की चेयरपर्सन होती हैं, वो भी बहुत एक बड़ी एक फ्रेंडली कॉर्डियल वे में मिलती हैं कंप्लेनेंट के साथ। अगर लगता है कि फ्रिवलेस कंप्लेनेंट है, फेक कंप्लेनेंट, उसको समझाती है कि तुझे पता है अगर तुम किसी के खिलाफ गलत प्रोसीड करोगे तो तुम्हें एंड में क्या होने वाला है। तो वहां पर एक आप सोचेंगे प्री लिटिगेशन माहौल रहता है उस तरीके से। आप देखें, इस कोविड पैंडेमिक के दौरान जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा सर्ज रहा वुमेन की जो कंप्लेंट्स हैं, अट्रॉसिटीज हैं, जो भी जितने वायलेंसेस हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया व्हाई द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इज सो इनसेंसिटिव लेकिन टुवर्ड्स सुप्रिया, दीज जिस इश्यूज। तरह से आप हम देखें देखें और हम्म, जी, मोर सु, ओवर इन्होंने क्या किया है कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन जो है, उसमें एक JNK लद्दाख का एक सेल बना दिया है। हम्म, मुझे नहीं लगता वो सेल किसी काम का है। जो एक औरत गूल, महोर,
सांबे के किसी पीछे गांव किश्तवाड़ लेकिन भदरवाह सुप्रिया, कश्मीर के अगर हम पीछे बात गांव, करें वो कि दिल्ली आफ्टर कैसे जाएगी? 370 और 35A के बाद आपने देखा कि किस तरह से माहौल जो है वो बना जम्मू कश्मीर के अंदर, और कहा भी गया था कि जी कानूनों में बदलाव हुआ, जो कि हुआ भी। और आपको नहीं लगता है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तो बड़ी बातें कही गई कि इलेक्शंस होंगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर वुमेन कमीशन को लेकर 2022 में बात होती है, 2023 अभी तक आ गया है, आखिर क्यों इतनी देरी और क्यों डिले किया जा रहा है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के हकों को लेकर बहुत ज्यादा से काम हो रहा है, महिलाओं को प्रायोरिटी दी जा रही है, महिलाओं को अव्वल नंबर पर रखा जा रहा है, लेकिन वुमेन कमीशन अभी तक नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। आशा जी, मैं यही कहूंगी कि वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब मुझे नहीं पता यहाँ बेवफाई का सबब क्या है, क्योंकि यहाँ तो औरतें हैं, औरतों जो प्रताड़ित हैं वो हैं, जिनके टूवर्ड्स एट्रॉसिटीज हैं, जिन पे वायलेंसेस हैं। अब आप देखिए, वहां बनाया गया JNK एंड लद्दाख सेल, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज ऑलरेडी ओवरबर्डन। वो आते हैं यहाँ, कभी कभी दरबार लगाते हैं। मुझे नहीं लगता कि दैट इज दैट इफेक्टिव, बिकॉज वंस वी आर ए फुल फ्लेज, आप देखिए 1.5 करोड़ की आबादी है हमारी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख भी है उसके साथ में। तो मुझे लगता है कि हमें इतना कैजुअली नहीं लेना चाहिए इनको। चलिए, मतलब पिछले कि जल्द फरवरी से अनाउंस जल्द किया है, विमेन approval भी है। कमीशन पर काम जी होना चाहिए। सुप्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल फिलहाल जी, आपने देखा कि विमेन थैंक यू। कमीशन को लेकर बात हो रही थी कि विमेन कमीशन बनना केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कितना जरूरी है, क्योंकि महिलाओं के हकों को लेकर अगर बात आप करते हैं तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है, जहां पर वो अपनी बात पूरी तरह से स्वतंत्रता से रख सके। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से और भी अलग अलग खबरें जो है वो लगातार तूल पकड़ती जा रही हैं। क्या कुछ दिखा रहे हैं, जरा देख लीजिए। जी शुक्रिया मैम। बिल्कुल हम लगातार आपको अपने इस चैनल के जरिए कहीं ना कहीं G20 को लेकर हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि G20 कश्मीर के श्रीनगर में होने वाला है। 22 से 24 में ये बैठक होने वाली है, और खाली जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र इस बैठक पर बनी हुई है, क्योंकि ये देश में अलग अलग राज्यों में ये बैठकें हो रही हैं। और ये बैठक अपने आप भी कई ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये कश्मीर में हो रही है, और कश्मीर में जो शांति या 370 हटने के बाद, धारा 370 हटने के बाद जो केंद्र सरकार लगातार कश्मीर को बेहतर बनाने के जो दावे कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं यहां पर प्रस्तुत इस बैठक के जरिए हो सकती है। एक बड़ा संदेश दुनिया के लिए चले जा सकता है कि आखिर कश्मीर में वाकई में बदलाव हुए हैं, क्योंकि अपने आप में ये समिट जो है ये बहुत बड़ा समिट है इंटरनेशनली। यहां पे बाहर से लोग आएंगे, यहां की स्थिति, यहां के हालात भी जो है वो देखेंगे, और साथ ही साथ अन्य जो बैठक से संबंधित चीजें हैं उस पर भी विचार विमर्श होगा। फिलहाल अपडेट एक बार फिर से सुरक्षा पे है, क्योंकि G20 को लेकर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है किस तरह आतंकवादी जो हैं वो बौखला रहे हैं, और अपनी बौखलाहट सेना के जवानों पर या फिर सिविलियंस पर, लोकल्स पर जो है वो उतारू कर देते हैं। उसी को लेकर आज एक अपडेट लेकर मैं आपके सामने आया हूं। पुंछ से अपडेट है। पुंछ में जो प्रवेश द्वार है पुंछ में, वहां पर एक बार फिर से सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है। लगातार सुरक्षा बल तैनात हैं, और अलग अलग जगहों पर मुस्तैदी के साथ जो सुरक्षा बलों के जवान हैं वो तैयार हैं। वो किसी भी दल से हों, चाहे वो CRPF हो, पुलिस के जवान भी अलर्ट हैं, प्रशासन भी अलर्ट है, और जगह जगह पर जितने भी नाके हैं वहां पर पुलिस मौजूद है, और वाहनों को भी काफी डीपली, गहराई से जो है वो चेकिंग की जा रही है। आने जाने वालों की ID चेक की जा रही है कि आखिर ये कहां से आ रहे हैं और कहां की ओर जा रहे हैं, और इस तरह साथ साथ वाहनों की भी चेकिंग हो रही है, ताकि इस वाहन में किसी भी तरह का कोई संदिग्ध या कोई इस तरह की चीज ना सामने आए जो कहीं पर घटित हो और उसका अंजाम आम लोगों को भुगतना पड़े। तो इसको लेकर पूरी सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है। पहरा देने के साथ साथ आने जाने वाले जो यात्री हैं, वाहन हैं, उनको चेकिंग की जा रही है, पैनी नज़र उन पर रखी जा रही है, और वाहनों को रोका जा रहा है। उसके साथ साथ बारीकी से उनकी जांच की जा रही है। इसके साथ साथ जो आने वाले दिनों में कश्मीर में जो G20 की बैठक होने वाली है, उसको देखते हुए आतंकियों द्वारा खलल डालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पुंछ में देखा, राजौरी में देखा, फिर से पुंछ के कुछ इलाकों में हमने संदिग्ध की जो खबरें हैं वो भी सामने आई हैं कि वहां पर संदिग्ध देखे गए, कुछ लोग ऐसे देखे गए जो जिनका जो स्टेटस है वो वहां का नहीं है। हालांकि उसमें अभी तक साफ नहीं हो पाया है, उसमें अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से वहां पर अलर्ट हैं।
इसके साथ साथ जो आज सबसे मैं महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताने वाला हूं, G20 बैठक और सुरक्षा परिदृश्य के नजरिए से देखा जाए, उसके मद्देनजर देखा जाए तो रजौरी पुंछ है वो तो पहले से ही हाई अलर्ट पर है। उसके साथ साथ वहां पर जो पटाखों के इस्तेमाल की जो चीजें हैं या संग्रहणीय हैं, उन बिक्री पर उनकी जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दिया गया है। यानी पटाखे या इस तरह की चीजें वहां पर नहीं चलाई जा सकती हैं, क्योंकि आज शादियां हैं, समारोह चल रहे हैं। उसको देखते हुए पटाखों से कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा हो सकती है और वो सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अब इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा जो है रियासी में भी, रामबन और रियासी में भी इनको बैन कर दिया है। वहां पर बिक्री नहीं हो सकती है। अब पटाखे जो है वो कुछ देर तक नहीं चला सकते, क्योंकि G20 की बैठक को पूरी स्मूथली तरीके से जो है वो यहां पर करवाना है। ये केंद्र सरकार का उद्देश्य भी है और जम्मू कश्मीर प्रशासन का भी साफ तौर पर उद्देश्य है। फिलहाल आज की अपडेट थी, आगे बढ़ते हैं। मेरे सहयोगी आत्या आपके सामने आएंगी और अपना अपडेट जो है वो रखेंगी। जिस तरीके से बात करें, डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से एक लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, जहां पर ये चीज़ सामने आई है कि जितने भी डिफेंस आइटम है उन पर बैन लगाया जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से पहले जो डिफेंस आइटम थे वो बाहर से मंगवाए जाते थे, लेकिन अब इंडिया पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि सारे डिफेंस जितने भी आइटम्स हैं वो इंडिया खुद बनाए। और इसी सिलसिले में जो एक लिस्ट है वो जारी की, जहाँ पर ये चीज़ सामने आई है कि ऐसे 928 आइटम्स हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है और इन्हें जो है फेज वाइज बैन किया है। यानी कि एक साथ इन्हें बैन नहीं होगा, फेज वाइज इन्हें बैन किया जाएगा। एक साथ अगर बैन होंगे तो काफ़ी नुकसान जो है इंडिया को भी देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से जो है डिफेंस की ज़रूरत होती है, इसी सिलसिले में जो है फेज वाइज जो है वो बैन किया गया है। अगर मैं बात करूँ, पहले जो है दिसंबर 2023 को से जो है ये आइटम्स बैन किए जाएंगे। उसके बाद से दिसंबर 2029 तक जो है फेज वाइज तक इन आइटम्स को बैन किया जाएगा, ताकि इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि जितने भी हम पैसे खर्च करते हैं, जो बाहर से जो डिफेंस आइटम्स है वो मंगवाते हैं, अब इंडिया खुद ही इंडिया में जो है इंडस्ट्रीज वहाँ पे खोली जाएंगी और इन आइटम्स को इंडिया खुद बनाएगा। और जहाँ पर अगर हम बात करें, पहले भी जो है ऐसे आइटम्स को बैन कर दिया गया है। अगर मैं बात करूँ, पहले ऐसी 3 लिस्ट सामने आई थी, जहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया था कि जितने भी बाहर से जो आइटम आते हैं उन्हें बैन कर दिया जाएगा। पहले जो है दिसंबर 2021 में भी ऐसी लिस्ट सामने आई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगस्त 2022 में भी ऐसी लिस्ट सामने आई थी। उसके पहले मार्च 2022 में भी ऐसी लिस्ट सामने आई थी, जहां पर जितने भी आइटम्स हैं उन्हें बैन करने की बात की थी। जहां पर पहले जो बड़े बड़े आइटम्स हैं उन्हें बैन करने को कहा था, लेकिन अब जो ये लिस्ट जारी की है इसमें जितने भी छोटे छोटे आइटम्स होते हैं उन्हें बैन करने की बात की है। जिस तरीके से आइटम बैन करने किया जो जा रहा है, वहाँ पर एक चीज़ जो है सामने आई है, जिसमें जो है सुखोई 30 जो है उसे बैन कर दिया गया है। जैगवार फाइटर जेट के जो पार्ट्स होते हैं कुछ जो बाहर से मंगवाए जाते थे, अब उन्हें भी बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो फायर फाइटिंग सिस्टम है और गैस टरबाइन जनरेटर है, जो बाहर से पहले मंगवाया जाता था, जिसके पार्ट्स जो थे वो बाहर से आते थे, अब इन आइटम्स को भी बैन किया जाएगा। मिनिस्ट्री जो, अगर मैं डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करूं, उनकी तरफ से ऑफिशियली ये लिस्ट जो है वो जारी की है, जहां पर 928 ऐसे छोटे छोटे आइटम्स है जिन्हें बैन करने की बात की है। जहां पर अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से पहले जो है इंडिया इंपोर्ट करता था, बाहर से इतने आइटम्स लाते था, 715 करोड़ की बात की जाए, 715 करोड़ के आइटम्स जो है बाहर से लाए जाते थे। लेकिन अब जो है इंडिया 715 करोड़ खर्च नहीं करेगा, इंडिया खुद से ही इंडिया में ही जो आइटम्स है वो बनाए जाएंगे। काफ़ी फ़ायदा जो है इंडिया को भी हो सकता है। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से पहले भी ऐसे आइटम्स की बात जो है वो की है। और अगर मैं बात करूँ डिफेंस बजट की, तो डिफेंस बजट में जो है इस बार 1 लाख तक का बजट जो है वो जारी किया गया था। इससे पहले 3 सालों में भी जो डिफेंस बजट जारी किया था, लेकिन उसके मुकाबले इस बार ज़्यादा बजट जो है वो बताया जा रहा है। इस बार अगर मैं बात करूं, 1 लाख के करीब जो है डिफेंस आइटम्स पे ही बजट जारी किया गया था। इससे पहले अगर मैं बात करूं, 3 सालों से पहले जो है 50,000 का बजट जारी किया था। उसके बाद दूसरे साल में जो है 70,000 का बजट जारी किया था। उसके बाद जो है 80,000 तक का बजट जो है वो जारी किया था। लेकिन अब की बात की जाए, अब जो है 1 लाख तक बजट जो है वो जारी किया है, ताकि इंडिया के जितने भी
भी जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं, डिफेंस के जो आइटम्स होते हैं, वो इंडिया खुद बनाए। जितने पैसे पहले बाहर खर्च होते थे, 715 करोड़ के जो पैसे खर्च होते थे, बाहर से इतना सामान मंगवाया जाता था, बाहर से आइटम्स जो है वो लाए जाते थे इंडिया में। अब इंडिया ने काफ़ी चीज़ें जो है वो की हैं। अगर मैं बात करूँ, इंडस्ट्रीज़ में जो है आइटम्स बन रही हैं, डिफेंस आइटम्स जो है वो बन रही है, ताकि इंडिया जो है खुद ही अपने आइटम्स बनाए और बाहर से जो इंपोर्ट है वो ना करे। और अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश इंडिया कर रहा है, जहाँ पर ये माना जाता है कि इंडिया नंबर 1 इंपोर्ट है, यानी कि बाहर से चीज़ें इंडिया ज़्यादा मंगवाता है। लेकिन अब इंडिया की पूरी कोशिश है कि वो एक्सपोर्ट भी करे, यानी कि जो चीज़ें यहाँ बनती हैं वो बाहर भी सप्लाई करे। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पहले जैसे कि मैंने कहा 3 लिस्ट भी पहले सामने आई थी, जिन लिस्ट में बैन करने की बात की थी। कुछ ऐसे वेपन्स थे, कुछ ऐसे आइटम्स थे जिन्हें जो बैन है वो किया गया था। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ, 2500 आइटम्स जो हैं ऐसे पहले बैन करने की बात की थी। तो उसका आउटकम ये आया था कि 1000 तक के जो आइटम्स थे उन्हें जो है मैन्युफैक्चर किया गया था, यानी कि इंडिया ने खुद ही उन आइटम्स को बनाया था। जहाँ मैंने आपको कहा कि 3 लिस्ट पहले ऐसी सामने आई थी जहाँ पर इन आइटम्स को बैन किया था। 2500 ऐसे आइटम्स थे, 2500 माफ़ कीजिएगा, आइटम्स जो थे। उसके बाद जो है इंडिया ने खुद से ही जो है खुद से बनाया था। लेकिन अब जो है 928 ऐसे आइटम बैन करने की बात की गई है, जहाँ पर इंडिया ने ये कहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक लिस्ट भी जारी की है कि छोटे छोटे जितने भी आइटम्स होते हैं अब उन्हें बैन किया जाएगा। इंडिया खुद ही जो है ये आइटम्स बनाएगा, जहाँ पर फेज वाइज जो है उन्हें बैन किया जाएगा, यानी कि धीरे धीरे जितने भी छोटे छोटे आइटम्स होते हैं इंडिया उन्हें बैन करेगा। उसके बाद इंडिया खुद ही उन्हें यहाँ से बनाएगा। और जिस तरीके से पहले इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता था, और अब इंडिया की पूरी कोशिश होगी कि ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके, और जहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ भी खोली हैं जहाँ पर इन आइटम्स को बनाया जाएगा। तो ये था अपडेट, किस तरीके से इंडिया ने जो है ऑफिशियली लिस्ट जारी की थी जहाँ पर आइटम्स बैन करने की कोशिश की है, और आगे जो है इंडिया का क्या स्टेप रहेगा जो मैंने आप तक जरूर पहुंचाया। और वहीं पर बढ़ जाएंगे अगली खबर की तरफ, जहां पर जिस तरीके से रोजाना आपको आईपीएल के हवाले से अपडेट जो है हम करते हैं, साहिल केरनी जो है ज्वाइन करेंगे, जो आईपीएल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। चल रहा है और ये बेहतरीन सीज़न आखिरी पड़ाव पर है और बहुत से मज़ेदार मैचेस इसमें चल रहे हैं। जिस तरह आज मैच खेला जाएगा मुंबई के बीच में और एलएसजी के बीच में। अगर मुंबई जीतती है तो वो अपनी प्लेऑफ्स के लिए दावेदारी पक्की करेगी, अगर एलएसजी जीतती है तो वो अपनी दावेदारी पक्की करेगी। फिलहाल अभी तक का जो समीकरण बन रहा है वो कुछ अलग सा बन रहा है। जैसे आईपीएल के 16वें सीजन में लीग राउंड के 61 मैच खेले जा चुके हैं और अब सिर्फ 9 मुकाबले बाकी हैं। उसके बाद प्लेऑफ मैच शुरू हो जाएंगे और 61 मैचों के बाद भी अब तक किसी टीम की जगह प्लेऑफ में पक्की नहीं हुई है। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस दौड़ से बाहर जरूर हो गई है, पर बाकी बचे 9 मुकाबलों में 9 टीमों के भाग्य का फैसला भी होना है। हम आपको यहां सभी टीमों के समीकरण के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस की बात करें तो उनकी कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने 12 मैच खेले हैं और 8 जीत के साथ उसके 16 अंक हैं और उसका नेट रन रेट काफ़ी अच्छा है। गुजरात को 2 मैच और खेलने हैं और सनराइज हैदराबाद से उसे घरेलू मैदान पर सोमवार 15 मई को खेलना है, और वहीं 21 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ उसके होम ग्राउंड पर खेलना है। और अगर गुजरात की टीम बाकी बचे मैचों में एक जीत भी हासिल कर लेती है तो वे प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, साथ ही शीर्ष में 2 में रहकर ग्रुप राउंड का समापन करेगी। वहीं दोनों मुकाबलों में हारने के बाद ये वे शीर्ष 2 से बाहर हो सकती है, हालांकि उसके बावजूद वे प्लेऑफ में पहुंच सकती है। और बात करेंगे सीएसके की, जहां पे सीएसके की कप्तानी वाली चेन्नई में सुपर किंग्स को अब ग्रुप राउंड में सिर्फ एक मैच खेलना है और उसका मुकाबला 20 मई को दिल्ली कैपिटल से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और चेन्नई के 13 मैचों में 15 अंक है, उसका नेट रन रेट काफी अच्छा है। चेन्नई की टीम अगर दिल्ली को हरा देती है तो वह आसानी से प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, लेकिन अगर चेन्नई की टीम दिल्ली से हारती है तो वो प्लेऑफ्स की दौड़ से बाहर हो सकती है और उसको बाकी जो टीमें बची हुई हैं उनके जो अंक है उन पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये थोड़ा सा छोटा सा समीकरण मैंने आपको बताया है, अभी तो बड़ा कुछ हो सकता है क्योंकि 9 टीमें अभी भी इसकी दौड़ में हैं। प्लेऑफ्स में 9 में से 4 टीमें जो है वो पहुंच सकती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की, और अगली खबर जो है हमारी सहयोगी तंदीप आप तक पहुंचाएंगी।
हम बात करेंगे जिस तरह से मरीजों को लेकर ब्रांडेड दवाओं को लेकर। जी हाँ, क्योंकि मरीजों को ब्रांडेड दवाएं अगर लिख कर दी जाएंगी तो कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि उन डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी और मरीजों को ब्रांडेड दवा नहीं लिख कर देनी है। और इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें भी निकल कर सामने आई हैं जिस पर जेनेटिक मेडिसिन को लेकर बातचीत की गई है। अब यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जेनेटिक दवाएं और नॉर्मल दवाओं में क्या फ़र्क है। जेनेटिक दवाएं भी वही काम करती हैं जो नॉर्मल दवाएं काम करती हैं। अगर आपको बुखार है, अगर आपको पैरासीटामोल लिख कर दी जाती है, सर दर्द है या कुछ भी है, कोई भी दवा लिख कर जाती है, लेकिन उसी की जगह अगर आपको जेनेटिक दवा लिख कर दी जाएगी तो वो भी वही काम करेगी जो एक नॉर्मल पैरासीटामोल काम करेगी। काम वो दोनों सेम करती हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर इन दोनों मेडिसिन में फर्क है तो फर्क ये बताया जा रहा है कि वो ब्रांड का फर्क है। जो जेनेटिक मेडिसिन है वो ब्रांडेड है और वो इजीली नहीं मिलती है। बहुत जब ये पूरा रिसर्च हुआ ये भी देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घंटों तक दुकानों के बाहर जो है वो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कब उन्हें जेनेटिक मेडिसिन जो है वो मिल सके। और वहीं पर इन जेनेटिक मेडिसिन के लिए काफ़ी उन्हें घूमना पड़ता है, बार बार दुकानों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, उसके बाद जाकर कहीं उन्हें इस तरह की मेडिसिन मिलती है। लेकिन अब साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली की जितनी भी डिस्पेंसरीज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, इन सब पर साफ तौर पर मना कर दिया गया है कि कोई भी डॉक्टर जेनेरिक दवाई लिखकर नहीं देगा। अगर किसी ने भी जेनेरिक दवाई लिख कर दी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, खास करके डॉक्टर्स पर की जाएगी। और साथ ही साथ जितने भी मरीज हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें भी ये कहा गया है कि आप भी इस बात का पूरा ध्यान रखें कि अगर आपको भी जेनेरिक दवाएं लिख कर दी जाती है, ब्रांडेड दवाएं लिख कर दी जाती है जो आपको इजीली नहीं मिल रही है, तो आप इसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम इसी के साथ साथ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें तो साफ तौर पर यह भी कहा है कि पूरा मामला देखने के बाद उन्हें अब हॉस्पिटल्स के अंदर आने की इजाजत जो है वो नहीं है, यानी कि वहां पर प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर कहा है प्रतिबंध, जितने भी चिकित्सा प्रतिबंधित हैं, प्रतिनिधि हैं, इनका दौरा जो है वो प्रतिबंध किया जाएगा। और किसी भी नई दवा को लॉन्च करने के लिए कई बार कोई भी जानकारी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ईमेल के जरिए ही दी जाएगी। यानी कि कोई भी मेडिसिन अगर लॉन्च होती है तो अब जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें हॉस्पिटल का दौरा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हें अब ईमेल के जरिए इसकी जानकारी जो है वो दी जाएगी। तो ये एक नया कदम जो उठाया गया है बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जम्मू शहर में भी अगर देखने को मिले तो लोग बार बार दुकानों का चक्कर लगाते हैं कि उन्हें ये मेडिसिन मिले, लेकिन उन्हें काफी समय लग जाता है ये मेडिसिन मिलने के लिए। तो इस चीज का पूरा ध्यान जो है वो रखा गया है। तो चलिए अब इसी के साथ समय भी आ गया है अलविदा लेने का, और आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको तरह तरह की खबरों के साथ रूबरू करवाया। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।